नमस्कार। आंकड़ों का खेल हर सरकार ने किया है। हर सरकार आंकड़ों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। मगर 2014 के बाद जिस तरह से आंकड़ों को दबाने का या उड़ा देने का योजनाबद्ध तरीके से काम इस सरकार ने किया है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। चाहे वो महाकुंभ में हुए मौत के आंकड़े को छुपाने का मामला हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुए मौत का मामला, चाहे कोविड के समय में ऑक्सीजन की कमी से हुए मौत का मामला हो या डिमोनेटाइजेशन के दौरान हुए मौत का मामला। और ना जाने ऐसे कितने आंकड़े हैं जो सरकार ने या तो अपने फायदे के लिए बदल दिया या कभी सामने ही नहीं आने दिया। 10 जनवरी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद आनंद भदौड़िया और के सुधाकरन ने सरकार से महाकुंभ के दौरान संगम के पानी को लेकर सवाल पूछा था। सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीपीसीबी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पूरे महाकुंभ के दौरान अलग अलग जगह से पानी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया और उस जांच रिपोर्ट में पीएच, डीओ, बीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा को मीडियन यानी औसत मान के आधार पर नहाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त पाया गया है। ऐसा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का कहना था। सीपीसीबी को अपने आंकड़े को समझाने के लिए मीडियन का सहारा क्यों लेना पड़ा, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी वीडियो से पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आसान भाषा में पीएच को समझते हैं। पीएच से पानी कितना एसिडिक या अम्लीय है या कितना अल्कलाइन या बेस या क्षारीय है, इसकी जांच होती है। अल्कलाइन को ही बेस भी कहते हैं और इसी को हिंदी में क्षारीय भी कहते हैं। पानी के पीएच को जांचने वाली मशीन में 1 से 14 तक की संख्या होती है। अगर पानी की जांच में पीएच 7 आया है तो पानी पीने के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर पानी की जांच में पीएच 6.5 से 8.5 है तो भी पानी को पीने योग्य माना जाएगा। अब बात डीओ यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की। पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को डीओ कहते हैं। पानी में डीओ की मात्रा 5 या 5 से ज्यादा को अच्छा माना जाता है। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कॉलिफॉर्म को मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया है, आप उसे देख सकते हैं। अब बात सीपीसीबी द्वारा एनजीटी को जमा किए गए 28 फरवरी के रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु पर करेंगे। सीपीसीबी ने अपनी ये रिपोर्ट 7 मार्च को अपने वेबसाइट पर डाल दी है। ध्यान से सुनिएगा। एनजीटी को दिए गए इस रिपोर्ट में सीपीसीबी ने कहा है कि एक ही जगह से जब अलग अलग दिन पानी के सैंपल को लेकर जांच की गई तो हर दिन बीओडी, डीओ, फीकल कॉलिफॉर्म और पीएच जैसे पैरामीटर्स यानी मापदंड की रीडिंग अलग अलग पाई गई। जब लाखों लोग नदी में या उसके आसपास नहा रहे हों तो हर कुछ घंटे में पानी के जांच रिपोर्ट में बदलाव आ जाएगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट जर्नल में छपे एक रिसर्च पेपर के हिसाब से दिन के अलग अलग समय में लिए गए पानी के सैंपल से अलग अलग रिपोर्ट आता है। सीपीसीबी ने यह भी कहा कि जब पानी के सैंपल को अलग अलग जगह से मगर एक ही दिन जांच के लिए लिया गया तो बीओडी, डीओ, फीकल कॉलिफॉर्म और पीएच की अलग अलग मात्रा पाई गई। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। अगर पानी के दोनों सैंपल जहां से लिए गए हैं और उन दोनों जगहों में दूरी ज्यादा हो तो रिपोर्ट का अलग आना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर उन दोनों जगहों के बीच बहुत लोगों ने नहाया हो, अगर उन दोनों जगहों के बीच और भी सीवर का पानी नदी से मिल रहा हो, अगर उन दोनों जगहों के बीच में कोई और नदी मुख्य नदी से मिल रही हो, तो इन सभी कारणों से पानी के जांच रिपोर्ट में काफी बदलाव आ सकता है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे पानी की जांच रिपोर्ट में बदलाव आ सकता है या आ जाएगा। सीपीसीबी के हिसाब से पानी के जांच रिपोर्ट के आंकड़ों से यह तो पता लगता है कि एक खास समय और खास जगह पर पानी की गुणवत्ता कैसी थी, मगर इन आंकड़ों से पूरे नदी के पानी की गुणवत्ता का पता नहीं लगता है। यह बात बिल्कुल सही है कि गुणवत्ता अलग अलग कारणों से बदलती रहती है और यह भी सही है कि सिर्फ इन आंकड़ों से नदी के पानी की गुणवत्ता का पता नहीं लगाया जा सकता है। मगर सीपीसीबी के विशेषज्ञों को उस विधि के बारे में बताना चाहिए जिससे नदी के पानी की ठीक ठीक जांच हो सके। दरअसल कोई भी जांच नदी के एक एक हिस्से में मौजूद फीकल कॉलिफॉर्म के बारे में नहीं बता सकता है। जितनी भी जांच होती है वो फीकल कॉलिफॉर्म और दूसरे मानदंडों का एक औसत ही बता सकता है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि चाटुकार मीडिया
आपको कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी सनातन के नाम पर गुमराह करता रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया विचार कीजिएगा, यह हमारे लिए प्रोत्साहन होगा। सीपीसीबी द्वारा एनजीटी को जमा किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेषज्ञों का मानना है कि रिपोर्ट के आंकड़ों में ज्यादा भिन्नता है और रिपोर्ट को ठीक से समझने के लिए 12 जनवरी से 22 फरवरी तक के आंकड़ों का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी सांख्यिकी विश्लेषण किया गया और उपलब्ध आंकड़ों का एक मीडियन वैल्यू या कहें कि एक बीच वाला मान निकाला गया और उसमें पानी के पीएच का मीडियन वैल्यू 8.22, डीओ का 8.7, बीओडी का 2.56 और फीकल कॉलीफॉर्म का 1400 एमपीएन पाया गया। और ये सारे मीडियन वैल्यूज तय मानकों के अंदर हैं, इसलिए पानी को नहाने योग्य मान लिया गया। दरअसल ये मीडियन का खेल रचा ही इसलिए गया था कि सभी मानदंडों को तय मानक के अंदर लाया जा सके और सरकार की किरकिरी होने से बचाया जा सके। ये मीडियन वैल्यू तब अच्छा होता जब हमें नदी के पानी की गंदगी को जांचना होता। ये तब अच्छा होता जब हमें नदी में छोड़े जा रहे प्रदूषण के आंकड़ों को जमा करना होता। मगर अभी बात महाकुंभ के दौरान लोगों के गंदे पानी में नहाने के कारण उनके स्वास्थ्य में हुए नुकसान को लेकर है। इसे थोड़ा और समझते हैं। सीपीसीबी के अपने रिपोर्ट में 14 जनवरी को संगम में फीकल कॉलीफॉर्म की संख्या 11,000 एमपीएन थी। 20 जनवरी को यह संख्या 49,000 एमपीएन थी, जबकि यह संख्या अधिक से अधिक 2500 एमपीएन यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने भी 14 या 20 जनवरी को संगम में उसी जगह स्नान किया होगा जहां के पानी के सैंपल की जांच के बाद सीपीसीबी ने रिपोर्ट जारी की थी, उन लोगों के लिए फीकल कॉलीफॉर्म की संख्या 11,000 या 49,000 ही थी। अगर उन लोगों को कोई बीमारी हुई होगी तो वो 11,000 और 49,000 की वजह से हुई होगी। सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा पानी के जांच रिपोर्ट में फीकल कॉलीफॉर्म की मीडियन वैल्यू 1400 बता देने से असलियत में नहाने वाले जगह पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 1400 एमपीएन नहीं हो जाएगी, वो जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो इस जगह मीडियन वैल्यू का क्या अर्थ रह जाता है, ये बात तो आपको विशेषज्ञ ही बताएंगे। मीडियन निकालने का एक अलग तरीका होता है और मीडियन कैसे निकाला जाता है हम उसकी बात यहां नहीं कर रहे हैं। अब बात इस रिपोर्ट में झोल को लेकर। मैं सीपीसीबी के वेबसाइट पर देखने की कोशिश कर रहा था कि सीपीसीबी किस तरह के आंकड़ों के लिए मीडियन वैल्यू का इस्तेमाल करती है और पहले ऐसा कब कब किया है। मेरे मन लगाकर ढूंढने पर भी मुझे उनके वेबसाइट पर कोई ऐसा आंकड़ा नहीं मिला जिसमें सीपीसीबी ने मीडियन वैल्यू का इस्तेमाल किया हो। ऐसा हो सकता है कि मुझसे देखने में कहीं छूट गया हो। मैं उम्मीद लगाता हूं कि आप में से किसी को सीपीसीबी द्वारा मीडियन वैल्यू के इस्तेमाल का अगर कोई उदाहरण मिले तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और लिंक भी साझा करें। मैं फीकल कॉलीफॉर्म की ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नहाने और पीने के दौरान सबसे ज्यादा बीमारी का कारण फीकल कॉलीफॉर्म होता है। जितने लोगों ने गंगा में नहाया है उसके बाद नदी का गंदा हो जाना स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि सरकार इस बात को नहीं मान रही है और लोगों को महाकुंभ के नाम पर अगले चुनाव का संकेत दे रही है। हम लोगों ने गंगा को सिर्फ आस्था के नाम पर रौंदा है। हम इतने स्वार्थी हैं कि अपने तन की गंदगी उस पवित्र नदी में जाके धोते हैं और फिर भी बेशर्मी से यह दावा करते हैं कि गंगा गंदी हुई नहीं। झोल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बात सीपीसीबी से जुड़ी हुई राजनीति की। सीपीसीबी 3 फरवरी वाले अपने रिपोर्ट को एनजीटी में जमा करके फंस चुकी थी। उसी दौरान यूपीपीसीबी ने 250 पन्नों की पानी की सफाई से जुड़ी हुई रिपोर्ट एनजीटी के सामने रखी और उस पूरे रिपोर्ट में फीकल कॉलीफॉर्म की कोई जानकारी नहीं थी। और हद तो तब हो गई जब यूपीपीसीबी ने महाकुंभ के शुरू होने से पहले की रिपोर्ट एनजीटी को थमा दी थी। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़ों को कैसे दबाया जाता है और वो भी कोर्ट के सामने। और इस बात पर एनजीटी ने यूपीपीसीबी को खड़ी खोटी सुनाई थी। अब यह अलग बात है कि कोर्ट द्वारा सुनाई गई बात का अधिकारियों पर कितना असर हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि अधिकारी आधी रिपोर्ट या गलत रिपोर्ट कोई गलती से दे देते हैं, बल्कि इस तरह की आधी अधूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने बहुत बार जानबूझ के जमा की जाती है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये काम करने के लिए ऊपर से निर्देश आता है। कितने ऊपर से आता है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सरकार ने सिर्फ अपनी नाक को ऊंची रखने के लिए सीपीसीबी जैसी संस्था की साख को दांव पर रख दिया।
रिपोर्ट को तैयार करने में मेरी मदद राहुल ने की थी और पूरे रिपोर्ट को स्क्रीन पर सुंदर से रखने का काम हितेश और गुरिंदर ने किया था। धन्यवाद।